नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भारत ने चीनी के निर्यात पर लगाई रोक। पश्चिम एशियाई संकट से निपटने में जुटी भारत सरकार। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ाए। कल से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। डेयरी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं महंगे। विदेश से सोना चांदी मंगाना होगा महंगा। सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई। आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% हुआ। प्रतीक यादव का आज दोपहर 12:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। पिपरा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। यूसीसी पर असम सरकार का बड़ा फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दी मंजूरी। 26 मई को सदन में पेश होगा विधेयक। देहरादून में नर्सिंग कैंडिडेट्स का आंदोलन खत्म। 50 से ज्यादा घंटे चला प्रदर्शन हुआ स्थगित। सरकार के आश्वासन के बाद टंकी से उतरे प्रदर्शनकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से 96 लोगों की मौत हो गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आंधी तूफान में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वाराणसी, प्रयागराज व कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भदोही में 18 और प्रयागराज में 17 लोगों की जान गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाराणसी, प्रयागराज व कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। भदोही में 18 और प्रयागराज में 17 लोगों की जान गई है। प्रतापगढ़ व बरेली में 4 और फतेहपुर में 10 लोगों की जान गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, उन्नाव और बदायूं में भी प्राकृतिक प्रकोप ने 6 जिंदगियां छीनी। तो सीएम योगी ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को मौसम ने बड़ी क्षति पहुंचाई है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक 2026 तक या अगले आदेश तक रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर निर्यात नीति को प्रतिबंधित से बदलकर निषिद्ध कर दिया है। ये रोक ईयू और यूएसए के तहत लगाई गई है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से सरकार शिपमेंट के जरिए किए जाने वाले चीनी निर्यात पर लागू नहीं होगी। जो खेप पहले से ही निर्यात की प्रक्रिया में है, उन्हें भी इस रोक से छूट दी गई है। और आगे बढ़ते खबरों में, रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल काफिले से 4 वाहनों का उपयोग कम करने का फैसला किया। डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए प्रदेश की जनता से भी संयम और सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन और संसाधनों का संयमित उपयोग जरूरी है और ये कदम उसी दिशा में एक प्रयास है। और आगे बढ़ते खबरों में, रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से ईंधन संरक्षण और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाया गया हर कदम राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। उन्होंने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिकल वाहनों में बदलने की दिशा में जल्द कार्रवाई की बात भी कही। सीएम साय ने ईंधन बचत को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए इसे राष्ट्रहित में आवश्यक बताया। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, सरगुजा के उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बिस्तरीय पोषण पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ जिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष
राधा रवि ने किया। कलेक्ट्रेट अजीत वंसद ने कुपोषित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और केंद्र में 100% ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। फिलहाल केंद्र में 7 बच्चे भर्ती हैं जिन्हें पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सीय देखभाल प्रदान की जा रही है। अब जिले में जिला चिकित्सालय सीतापुर और उदयपुर समेत कुल 3 पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित हो रहे हैं। अंबिकापुर में प्रतापपुर रोड स्थित कल्याणपुर जंगल इलाके में देर रात बड़ी वारदात सामने आई है, जहां कार सवार परिवार से लूट की कोशिश और ऑटो चालक से लूट की घटना हुई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शादी समारोह से वापस लौट रहे सूरजपुर जिले के धर्मपुर निवासी परिवार की कार को करीब 12:30 बजे 6 बाइक पर सवार लगभग 12 बदमाशों ने रोक लिया। आरोपियों ने कार सवारों को धमकाया और नीचे उतरने के लिए कहा, साथ ही फायरिंग की कोशिश भी की गई। घटना के बाद कार सवार किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले। इस दौरान इलाके में दहशत फैल गई और लोगों में डर का माहौल बन गया। मैं अंबिकापुर से शादी में गया था और वापस ही आ रहा था जी। 12:20 वहाँ से निकला था और 12:40 में यहाँ पहुँचा था जी। और जैसे मैं देखा 5-6 बाइक में थे लोग जी, 12 लोग का जनसंख्या था उन लोग का जी। उसके बाद यहाँ पर मेरा ऑटो के आगे आके बाइक वाले लोग रोके। रुकने के बाद मेरे को साइड में जाके गन दिखा रहे हैं, एकदम गाड़ी में बैठा था मैं ऑटो में। उसके बाद गन दिखा रहे हैं दोनों तरफ से। उसके बाद बोल रहे हैं पैसा निकालो। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां अंबिकापुर में रिंग रोड स्थित साधवना चौक के पास तेज रफ्तार कार ने बड़ा हादसा कर दिया। ओवरटेक करने के दौरान कार ने 6 बाइक और एक अन्य कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में गुस्से का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। और अब खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का पालन करते हुए अपने काफिले में बड़ी कटौती का फैसला लिया है। अब मुख्यमंत्री के काफिले में केवल सुरक्षा वाहन और एम्बुलेंस ही शामिल रहेंगे, जबकि अन्य वाहनों की संख्या को समाप्त या सीमित कर दिया गया है। ये कदम ईंधन बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में लिया हुआ बताया जा रहा है। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं। सरगुजा के उदयपुर जनपद क्षेत्र में आंधी तूफान और गरज चमक के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मोहल्ले के पीछे चल रहे मवेशियों पर बिजली गिरने से 14 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल बच्चियों का पशु चिकित्सकों द्वारा इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही उदयपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा तो यहाँ गाज मारने की घटना हुई है। मौके पे 14 मवेशी मृत पाए गए हैं। एक बछड़ा जो घायल है, जिसका इलाज किया गया है। ये सर कितने बजे की घटना होगी? ये अभी शाम को 5 बजे की घटना है ये। तो इसमें आप लोगों के द्वारा इसका पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा या आगे कुछ और प्रोसेस इसका? हाँ, पीएम किया जाएगा। और अब खबर रायगढ़ से है, जहां रायगढ़ में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी और संगठित आर्थिक अपराध से जुड़े बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 1 करोड़ से ज्यादा नकदी, नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फोन और वित्तीय लेन देन से जुड़े अहम साक्ष्य बरामद किए गए।
पुलिस ने सट्टे की काली कमाई को सफेद करने वाले करण चौधरी के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए उसके साथी पुष्कर अग्रवाल और सुनील अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है। जांच में हवाला कनेक्शन और करोड़ों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सबूत भी सामने आए हैं। साइबर थाना कोतवाली और घरगौड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपी आईपीएल सट्टेबाजी के जरिए करोड़ों की अवैध कमाई कर रहे थे। उसके तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जुए सट्टे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में विगत दिनों घरघोड़ा थाने में 4 आरोपियों को और कोतवाली में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के दौरान ही उनके पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि यहाँ का एक प्रमुख खाईवाल करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल और जसमीत बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार, इन लोगों का नाम भी एफआईआर में खोला गया। और विवेचना के दौरान में जब विवेचना की जा रही थी तो इनके वित्तीय लेन देन और डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर मामले की आगे विवेचना में ये बात तय हुई कि करण अग्रवाल ही संपूर्ण गिरोह को संचालित करता है और इसलिए इस मामले में संगठित अपराध भी जोड़ी गई है। रेवाड़ी में वार्ड नंबर 14 से नवनिर्वाचित पार्षद एडवोकेट चंदन यादव पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। इस हमले में पूर्व पार्षद दिलीप माटा भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल पक्ष ने आरोप लगाया कि यह हमला भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। पूर्व विधायक चिरंजीव राव भी मौके पर पहुंचे और सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए घटना की निंदा की। घटना बड़ी शर्मनाक घटना है। जनता का जनादेश का सम्मान करना चाहिए था और ऐसी घटना समाज के लिए घातक होती है, जो समाज को तोड़ने का काम करती है, बांटने का काम करती है और जो भाईचारे को खत्म करती है। ऐसी घटना का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और चंदन हमारे बार का मेंबर है और पूरी बार उसके साथ है। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी आया कि हमारे जो निवर्तमान पार्षद चंदन यादव जी और पूर्व पार्षद दिलीप माटा जी जो अपने घर जा रहे थे और उनके ऊपर कुछ बदमाश और असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर हमला किया और तुरंत हम लोग उनके घर पहुंचकर उनको ट्रॉमा सेंटर लेके आए हैं। और ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह की चीजें होनी। और अब खबर आपको अंबाला से बता रहे हैं, जहां अंबाला नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 20 में 16 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं कांग्रेस को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा और 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई। जैसे ही परिणाम सामने आते गए, भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते नजर आए। मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी अक्षिता सैनी की जीत की घोषणा के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूर्व विधायक असीम गोयल ने इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास नीतियों की जीत बताया। मेयर पद पर करीब 21,358 वोटों से जीत दर्ज करने के बाद अक्षिता सैनी ने कहा कि ये जीत भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी की विकास नीतियों का परिणाम है। श्रेय जनता को ही जाता है और लोकतांत्रिक न्यायिक व्यवस्था के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर निगम चुनाव जो पूरी शांति से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ, उसके अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके दोनों की नीतियों के नाते और अंबाला के अंदर हमारे पूर्व मंत्री भाई असीम गोयल जी के और हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी के नेतृत्व में जो ये चुनाव लड़ा गया, ये एक तरफा चुनाव जीता है। चुनाव को लेकर कह रहे हैं, जीत को लेकर क्या करें? जीत तो देखो जी, भारतीय जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है अक्षिता सैनी को और जिन्होंने नायब सिंह सैनी जी ने और अब अपना पूर्व मंत्री असीम गोयल जी ने जो अक्षिता सैनी में विश्वास है, वो उनके विश्वास को कायम रखते हुए उन नीतियों को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास करेंगी और अम्बाला की पूरी सेवा करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास। सारा श्रेय अम्बाला के महान वोटर्स को, कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत को और नायब जी की नीतियों को देता हूं। जिस प्रकार से नायब जी के नीतियों के ऊपर अम्बाला ने एक प्रचंड बहुमत के साथ विश्वास किया है, हम समझते हैं कि अम्बाला को महानगर बनाने का जो आदरणीय नायब जी का विजन है, अम्बाला को इंडस्ट्रियल हब बनाने का जो नायब जी का विजन है, अम्बाला की बाढ़ की निकासी को लेके जो नायब जी का विजन है और अम्बाला के सौंदर्यीकरण को लेके ओवरऑल अम्बाला की डेवलपमेंट जो अभूतपूर्व विकास है, वो अब अम्बाला आदरणीय नायब जी के नेतृत्व में और अक्षिता सैनी जी के नेतृत्व में अम्बाला देखे।
और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने सत्ताधारी भाजपा के स्थानीय नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिशा मीटिंग में अधिकारियों को दिए गए बयानों और श्राप वाली टिप्पणी को नौटंकी करार दिया। नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि नगर निगम में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए और जब वे सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं तब सत्ता में बैठे लोग चुप थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत रही है और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा XMLA नीरज शर्मा फरीदाबाद। दुख कहूं, हैरानी कहूं, आश्चर्य कहूं या ये कहूं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या ये कहूं मुख में राम बगल में छुरी। सूप तो सूप, छाछ भी बोले जिसमें 1000 छेद। कल दिशा की मीटिंग में जो भाजपा के नेता प्रश्न कर रहे थे, अधिकारियों के बच्चों को बद्दुआ दे रहे थे कि कीड़े पड़ेंगे कीड़े, मैं उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं। और अब खबर अंबाला से है, जहां अंबाला छावनी में बन रहा शहीद स्मारक अब एक और भव्य रूप लेने जा रहा है। यहां 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित इस स्मारक परिसर में 210 फुट ऊंचा विशाल तिरंगा फहराया जाएगा, जो 206 फुट ऊंचे मेमोरियल टावर से भी ऊंचा होगा। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द तिरंगा लहराने के निर्देश दिए। ये तिरंगा फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया जाएगा। लगभग 22 एकड़ में बन रहे इस शहीद स्मारक पर करीब 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि 3 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनरों को डीए मिलने को लेकर सरकार अदालत में गई। जाखड़ ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने 30 जून तक राशि जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार इस पर टाल मटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के वित्तीय हालात बेहतर खराब हैं और सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है। फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र में 10 अप्रैल को ग्रीनफील्ड कॉलोनी में चाकू की नोक पर हुई लूट के मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साजिद कुरैशी निवासी नीम गांव मथुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी राह चलती महिलाओं से चाकू के बल पर सोने की चेन लूटने का शातिर अपराधी है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूछताछ में फरीदाबाद के अन्य कई लूट और स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा भी हुआ है। देखिए, 6 अप्रैल से लेकर और 17 अप्रैल 2026 के बीच में फरीदाबाद क्षेत्र में ग्रीनफील्ड कॉलोनी, सराय ख्वाजा क्षेत्र, DPTP क्षेत्र, डब्बा क्षेत्र के अंतर्गत चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। लगातार 8-7 मामले सामने आए थे। तो इस घटनाक्रम के संबंध में क्राइम ब्रांचेस टीम को हमने अलर्ट किया और हमारी जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 है और जो सेक्टर NIT की क्राइम ब्रांच की टीम है, उनकी टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस घटनाक्रम में 2 आरोपियों को गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। और अब खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्री सारंग ने कहा कि अब उनके साथ गाड़ियों का काफिला नहीं चलेगा और वो सहकारिता एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के रूप में सादगी अपनाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अपील की, पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक प्रयास है। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूती से हालात का सामना किया। अब विकसित व स्वावलंबी भारत बनाना सभी का कर्तव्य है। सनातन को बदनाम करना यह विपक्ष की फैशन हो गई है, पर वो ये भूल रहे हैं कि सनातन दर्शन ही है जिसके कारण आज ये हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में शांति का माहौल है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या स्टालिन हो, और ऐसे विपक्ष के बहुत नेता
तुष्टीकरण की राजनीति और अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए इस तरह सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, सनातन दर्शन को बदनाम करना, भगवा आतंकवाद जैसे वाक्य बोलकर हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करना, ये विपक्ष के नेताओं की आदत है। पर ध्यान रखिए, अब इस तरह की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण की अपील का असर देखने को मिला। हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार राणा ने सरकारी गाड़ी छोड़कर बाइक से नगर निगम कार्यालय पहुंचकर पेट्रोल बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी भी साथ मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत आज समय की जरूरत है और हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। बाराचट्टी प्रखंड के पदुमचक गांव में आंधी पानी के दौरान हुए वज्रपात में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार पदुमचक निवासी लक्ष्मण पासवान और उनके दामाद परदेशी पासवान घर के बाहर बंधे जानवरों को बचाने के लिए करकट नुमा शेड के अंदर कर रहे थे। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली शेड पर गिर गई। बिजली की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। हजारीबाग में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शहर में टैक्स बढ़ोतरी के बावजूद सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति बदहाल बनी हुई है। बरसात से पहले भी शहर की नालियां कचरे से भरी पड़ी हैं, जबकि सड़कों पर गड्ढे से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल संकट को लेकर भी लोगों में आक्रोश है। नगर निगम बोर्ड की चौथी बैठक बिना किसी निर्णय के स्थगित हो गई। महापौर अरविंद कुमार राणा ने खुद स्वीकार किया कि इस बार बरसात में शहर को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग के विद्यार्थियों ने इस साल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिससे छात्र, अभिभावक और शिक्षक सभी उत्साहित रहे। खास बात ये रही कि इस बार का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में और बेहतर रहा, जिससे विद्यालय परिवार ने सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देवघर के बिलासी बाईपास रोड स्थित हीरो शोरूम के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सभी लोग टोटो में सवार होकर एक विवाह समारोह से अपने घर बारा गांव लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार और अनियंत्रित कंटेनर ने अचानक रुकने के बाद पीछे से आ रहे टोटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टोटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यह हादसा हुआ। बहनी से शादी करके वापस अपने गांव की ओर जा रहे थे। हम सब 12 गांव के रहने वाले हैं और रिक्शा थाना पड़ता है। उसी के बीच में बिलासी और भुरभुरा मोड़ के बीच में एक हीरो का शोरूम है। उसी जगह उसका एक कंटेनर मानो जो कि कोई रूल नहीं था उसका, कोई ट्रैफिक नियम नहीं पालन किया वो, और वो बीच रोड पर गाड़ी खड़ा कर दिया मानो बिना ट्रैफिक का, और अपने वो बचने के कारण से ऑटो वाला को मार दिया।
ऑटो लोग मारने के कारण तो सबको टोटो में सवार थे? हाँ, टोटो सब कितने लोग थे उसमें सवार? पूरा टोटो 6 आदमी थे, 6 आदमी उसमें से। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद अवैध शराब तस्करी का मामला सामने आया है। गया जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 चक्का ट्रक से करीब 9,783 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने डोभी चतरा मार्ग पर बहेरा थाना गेट के पास वाहन जांच के दौरान ट्रक को पकड़ा। तलाशी में विभिन्न ब्रांड की भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।